तो एपिसोड स्टार्ट होता है मियो को दिखाते हुए उसे होश आ चुका था और वो घर पर थी। मियो क्योका से पूछती है क्या सायमोरी परिवार में सब ठीक है? क्योका कहता है हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मियो कहती है शुक्र है। क्योका कहता है तुम अभी भी उनकी फिक्र कर रही हो जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मियो कोई जवाब नहीं देती। यूरी कहती है उन सबको छोड़िए, मुझे तो खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मियो फिर पूछती है सायमोरी घर का क्या हुआ? क्योका बताता है कि वो तो पूरी तरह से जल गया है। ये सुनकर मियो काफी उदास होती है और कहती है क्योका मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मुझे वापस से सायमोरी हाउस ले जाएंगे? अगले ही पल हम देखते हैं कि क्योका मियो को सायमोरी हाउस लेकर आ गया होता है। मियो घर देखकर कहती है मतलब आपने सच कहा था, घर तो पूरी तरह से जल गया है। क्योका कहता है हाँ, और घर जल जाने की वजह से शिनोची और उनकी पत्नी कंट्री साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने सारे सर्वेंट्स को भी निकाल दिया है। क्योका आगे कहता है कि ये सायमोरी परिवार का डाउनफॉल है जिसके जिम्मेदार तात्सुही है, लेकिन ये बात पब्लिक नहीं की गई है जिस कारण से तात्सुही परिवार को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन तात्सुही को सजा जरूर मिली है। उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और अब तात्सुही परिवार का मुखिया उनका बड़ा बेटा काजुशी है जो कि हमारे अंडर ही काम करेगा। मतलब अब तात्सुही कुदो परिवार के अंडर में है। मियो कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर मियो पूछती है कि काया के साथ क्या हुआ? क्योका बताता है कि उसे एक सर्वेंट के तौर पर एक परिवार में भेज दिया गया है जो कि काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है। इसी के साथ सीन काया की तरफ जाता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े ही थे, एक फोटो और कुछ छोटा मोटा सा सामान। पीछे से कोजी आकर पूछता है क्या तुम इतने से सामान के साथ सरवाइव कर पाओगी? काया कहती है क्यों, क्या तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो? कोजी कहता है नहीं तो ऐसा नहीं है, चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, हम साथ मिलकर सायमोरी परिवार को वापस से खड़ा कर लेंगे। काया गुस्से में कहती है बस, मुझे और बातें नहीं सुननी, तुम बाहर जाने वाले थे ना? कोजी कहता है अरे हाँ, और फिर वो बाहर चला जाता है। सीन वापस से मियो की तरफ जाता है और अब वो चलते हुए अपनी माँ के चेरी ब्लॉसम की ट्री के पास पहुँच गई थी। पेड़ भी पूरी तरह से जल चुका था। मियो बताती है कि जिस दिन मेरी माँ की शादी हुई थी उसी दिन इस ट्री को प्लांट किया गया था। क्योका पूछता है तो क्या तुम इसे देखना चाह रही थी? मियो कहती है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मुझे पुकार रही हो। मियो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे ही पेड़ को छूती है तो उसे एक एनर्जी महसूस होती है जिससे डरकर मियो अपना हाथ पीछे कर लेती है। क्योका पूछता है क्या हुआ, और फिर इन दोनों के सामने ही पेड़ की जड़ राख बन जाती है। मियो की माँ की एक आखिरी निशानी भी खत्म हो चुकी थी। क्योका कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हालात इतने बुरे हुए। मियो कहती है नहीं, आपने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया, तो आपकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि आपने मेरे लिए जो भी किया मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। मियो की बातों से क्योका का मन हल्का हो गया था। वो कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। फिर क्योका चलते हुए कहता है कि सायमोरी परिवार की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। मियो कहती है एंगेजमेंट सेरेमनी? क्योका कहता है हाँ, मैं जल्द से जल्द शादी की रस्में पूरी करना चाहता हूँ ताकि जल्दी हमारी शादी पूरी हो सके, और उससे पहले तो हमें मेरे पिता से भी तो मिलने जाना होगा, वो हमेशा से ही मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे। मियो कहती है ओह, तो सायमोरी परिवार को दिया गया शादी का प्रस्ताव आपके पिता की तरफ से था, मुझे फिर तो ध्यान रखना होगा कि वो मुझसे निराश ना हो। क्योका कहता है वो तुमसे निराश क्यों होंगे? मियो कहती है शादी का प्रस्ताव जरूर काया के लिए रहा होगा। क्योका कहता है अगर ऐसा रहा तो बिना किसी सवाल के मैं उन्हें चारकोल बना दूंगा। मियो एकदम से हैरान होकर क्योका को देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर क्योका भी हंसने लगता है। तभी सामने हम कोजी को देखते हैं, वो दूर से इन्हें देख रहा था। हंसते हुए इनकी नजर भी कोजी पर जाती है। कोजी पास आकर क्योका को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया करता है। फिर मियो से कहता है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? फिर अब अगले ही पल हम देखते हैं कि ये दोनों गार्डन की उसी बेंच पर बैठे हुए थे। मियो कहती है कोजी तुमने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोजी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बस क्योका को इन्फॉर्म किया था। मियो कहती है हाँ, उन्होंने बताया कि तुम्हारी मदद की वजह से वो मुझे बचा पाए, तो तुम्हारा शुक्रिया। कोजी आगे बताता है कि मैंने ये टाउन छोड़ने का फैसला किया है। मियो पूछती है कहाँ जाओगे? कोजी कहता है पुरानी राजधानी में, खुद को वापस से ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है मैं कितना कमजोर हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड आई होप कि काया भी जहाँ जा रही है वो भी बेस्ट करेगी। फिर कोजी आगे कहता है और हाँ, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमारी बात हुई थी? तब मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया था। मियो को फौरन से याद आ जाता है कि कोजी किस दिन की बात कर रहा है और वो क्या कहना चाह रहा था। कोजी अपनी उसी दिन की बात पूरी करने वाला था। तभी मियो कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे थे।
कोजी समझ जाता है कि मियो अब उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना चाहती। कोजी मुस्कुराकर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं जाने से पहले तुमसे एक बार बात कर सका। गुड बाय बोलकर कोजी चला जाता है। फिर अब अगली सीन में हम देखते हैं कि आज इन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। बैकग्राउंड में मियो एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत ही साधारण सी थी। हम दोनों ने बस फॉर्म पर अपने अपने नाम लिखे थे। जाहिर है जैसे हमारे परिवार के हालात थे उस कारण से हम दोनों का ही परिवार शामिल नहीं हो सका, लेकिन उस कागज पर नाम लिखते ही मैं उनकी मंगेतर बन गई। सेरेमनी के बाद यूरी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो मियो से कहती है, मियो आप बहुत ही जल्द मिसेस कूदो बनने वाली हैं। ये बात सुनकर मियो तो पूरी तरह से शर्मा गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी मियो क्योका से अपनी एक ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो एक लेडी बनने की ट्रेनिंग फिर से करना चाहती है। क्योका कहता है पर क्यों? मियो कहती है आपकी वाइफ बनने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से लेसन्स लेने चाहिए। क्योका कहता है ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मियो कहती है देखिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और टीचर भी खुद ही ढूंढ लूंगी, बस मुझे परमिशन चाहिए। क्योका कहता है ठीक है, तुम्हें मेरे सामने इतना सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्योका मियो को घूरे जा रहा था। मियो नर्वस होकर शर्माने लगती है और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। क्योका कहता है तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, क्या तुम्हें फीवर है? क्योका खुद चेक भी करता है। मियो शर्माते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है। क्योका उसके एकदम करीब आकर कहता है पक्का तुम्हें फीवर नहीं है? मियो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं है। उसे इतना शर्माते हुए देखकर क्योका अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता और हंसते हुए कहता है ठीक है रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। वैसे मैं किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी टीचर बन सकती है। मियो कहती है आपका बहुत शुक्रिया। क्योका कहता है अरे ज्यादा फिक्र मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो बस एक फुर्सती इंसान को काम पर लगा रहा हूँ। मियो कंफ्यूज हो जाती है कि फुर्सती इंसान। अगले ही सीन में हम क्योका के घर पर एक औरत को देखते हैं। जी हाँ, तो यही है वो फुर्सती इंसान। इनका नाम है हाजुकी और ये क्योका की बड़ी बहन है। मियो हाजुकी से मिलकर कहती है तो आप क्योका की बड़ी बहन है? हाजुकी कहती है हाँ, क्या हम एक जैसे नहीं लगते? अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आंखें एक जैसी है। इतने पर यूरी भी आ जाती है और हाजुकी उछल कर यूरी से मिलने लगती है। वहीं पीछे से क्योका भी आ जाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। हाजुकी कहती है तुम घर पर क्या कर रहे हो? क्योका कहता है छुट्टी है आज मेरी। हाजुकी कहती है इसे छोड़ो, ये तो हमेशा ही ऐसे चिढ़ा हुआ रहता है। मियो क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ? मुझे पता है इसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया होगा। मियो कहती है जी हाँ, बताया तो कुछ नहीं। हाजुकी कहती है ना, मुझे पता था ये ऐसा ही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक परफेक्ट लेडी बनाने की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अब अगली सीन में हाजुकी बागीचे में थी और वो मियो को अपने पास बुलाकर पूछती है मियो तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है? मियो कहती है मुझे फूलों के ज्यादा नाम नहीं मालूम। तभी मियो की नजर जाती है सामने एक नीले कलर के फूल पर। मियो कहती है ये वाला। हाजुकी कहती है ओ तो तुम्हें डे फ्लावर पसंद है? मियो कहती है क्या जंगली फूलों के भी नाम होते हैं? हाजुकी कहती है बिल्कुल, हर छोटे बड़े फूलों के अपने नाम हैं। और क्या तुम्हें पता है डे फ्लावर सिर्फ दिन में ही खिलते हैं। दिन भर के लिए जितना भी समय इन फूलों के पास होता है वो शान से खड़े होते हैं और मेरे ख्याल में हर एक फूल खूबसूरत होता है। हाजुकी खड़ी होकर कहती हैं क्यों मियो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इंसान भी ऐसे ही हैं? हमारे पास जितना भी लिमिटेड टाइम है हमें उसके अनुसार खूबसूरती से जीना चाहिए। अब फिर इसके बाद मियो और हाजुकी कमरे में थी। हाजुकी मियो से बता रही थी कि उनकी शादी असफल रही, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई एक गर्ल्स स्कूल से की है तो उन्हें काफी एक्सपीरियंस है और वो मियो को एक परफेक्ट लेडी बनने के सारे लेसन्स दे सकती हैं। मियो कहती है आपका बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरे होने वाले हस्बैंड की बहन मुझे लेसन्स देने इतनी दूर आएंगी। मियो के बिहेवियर से हाजुकी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हैं और मियो को गले लगाकर कहती हैं तुम कितनी प्यारी लड़की हो। वहीं हम कमरे के बाहर क्योका को देखते हैं जो कि कान लगाकर खड़ा हुआ था। तभी अंदर से हाजुकी कहती है क्योका मैं मियो को अपने साथ ले जा रही हूँ। क्योका फौरन से अंदर आकर कहता है नहीं। हाजुकी कहती है मियो को मेरे साथ जाने दो ना, वहाँ वो मेरे साथ रहेगी तो चीजों को जल्द सीख जाएगी। क्योका कहता है कहा ना नहीं। हाजुकी कहती है ठीक है मैं समझ गई, मियो के जाने के बाद तुम अकेले हो जाओगी। फिर हाजुकी कहती है वैसे मियो तुम्हें एक गोल सेट करना चाहिए, जैसे कि 2 महीने के बाद एक पार्टी है जिसमें मैं और क्योका दोनों एक साथ इनवाइटेड हैं, तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। मैं सारी चीजें तुम्हें उसी पार्टी के अनुसार सिखाऊंगी। मियो कहती है मैं। तभी क्योका पीछे से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर तुमने सब सीखने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारा सीखने का फायदा क्या होगा? मियो कहती है ठीक है, फिर मुझे पार्टी में जाने के लिए तैयार कीजिए। हाजुकी कहती है ओके शांत हो जाओ, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है।
एक ही दिन में तुम डांस करना या फिर पार्टी के लिए ड्रेसअप होना तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अब हाजुकी क्योका के घर से चली जाती हैं। मियो अपने कमरे में बैठकर मन में कहती है कि हाजुकी कितनी काइंड है, मैं भी उनकी तरह एक वंडरफुल लेडी बनना चाहती हूँ। मैं क्योका के लिए एक बेहतर वाइफ बनूंगी जैसी वो डिजर्व करते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि क्योका के घर पर एक रेवन बैठा हुआ था जो कि अचानक ही उड़कर चला जाता है। तभी सेम टाइम पर क्योका की आंख भी खुल जाती है और वो कहता है मैंने सुपरनैचुरल एबिलिटी सेंस की। क्योका फौरन से मियो के कमरे में भागकर जाता है और देखता है कि मियो सोते हुए वापस से बड़बड़ा रही होती है। वो फिर से एक बुरा सपना देख रही थी। क्योका कहता है फिर से बुरा सपना, और मुझे सेम सुपरनैचुरल एबिलिटी भी सेंस हुई है जैसे लास्ट टाइम सेंस हुई थी। घर का बैरियर भी टूटने का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई बाहर से तो घर में दाखिल नहीं हुआ है। और अगर सुपरनैचुरल एबिलिटी से कोई घर में दखल अंदाजी कर सकता है तो वो है सिर्फ उसूबा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जंगल में। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बड़े से पत्थर के करीब खड़े होकर कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर अचानक ही पत्थर से एक झटका निकलता है। आसपास के बंदे कहते हैं कि जल्दी से बैरियर क्रिएट कर लो। इतने पर पूरे पत्थर में क्रैक्स आ चुके थे और फिर पत्थर ब्लास्ट हो जाता है। पत्थर से निकलने वाली एनर्जी से आसपास के पत्ते सूख जाते हैं और तो और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरह से डरे हुए नजर आ रहे थे। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस पत्थर में से कुछ अजीब से क्रिएचर्स आजाद हो गए थे और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन क्योका अपने जनरल के पास पहुँचता है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से काम के बीच में बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बात काफी जरूरी है। मैंने सुना है कि ताकीहितो को डिस्क्लोजर रिसीव हुआ है और मेरी उनसे मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन हम जाएं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। एक कब्र खोली जा चुकी है। पूरी डिटेल्स तो अभी नहीं मालूम, पर हाँ बात पक्की है। क्योंकि ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान दिख रहा था। फिर सीन उसी मिस्टीरियस बंदे की तरफ जाता है जो कि कहता है कि अब वक्त आ गया है मियो तुम्हें हासिल करने का। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।